हेलो एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 27 मार्च है आज और आज का डेली करंट अफेयर्स लेकर के मैं फिर हाजिर हूँ यहाँ पर। आज हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह और आज के एक दो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखेंगे। अभी अभी फेस्टिव जोन से थोड़ा सा लोग बाहर आए होंगे, फेस्टिवल्स खत्म हुए हैं, एक दो दिन का ब्रेक आप और ले सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई को मिशन मोड में तैयार शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, दिन बीतते समय नहीं लगता। आपको लग रहा होगा कि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, बट ट्रस्ट मी, डेज़ कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ आज की क्लास को। 27 मार्च को आज क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड थिएटर्स डे मनाया जा रहा है। थिएटर का, हमारी कला का, हमारे साहित्य का समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटरटेनमेंट का सोर्स कह लीजिए, चाहे साहित्य से, लिटरेचर से, थिएटर से बहुत कुछ सीखता है हमारा समाज, चाहे वो अच्छे कंटेंट अच्छी दिशा में हो, चाहे वो ख़राब। देखिए, साहित्य का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कई सारी मूवीज़ ऐसी आती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के चली जाती हैं। कई सारी मूवीज़ ऐसी आती हैं जिसमें वायलेंस होता है, फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपने टाइम टाइम पे देखा होगा कि जैसे आपकी कोई भी मूवीज़ आती है जिसमें बहुत ज़्यादा मार धाड़ होता है, तो फिर उसका क्या है, कई बच्चे होते हैं छोटे, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको लगता है कि हीरोगिरी करने के लिए हमको भी ये करना चाहिए, जैसे स्मोकिंग वगैरह वाली चीज़ें। तो साहित्य का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसी भी इंसान के मेंटल जो स्थिति होती है, मानसिक जो स्थिति होती है उसके ऊपर। इंसान जो है देख करके, पिक्चराइजेशन के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू चीज़ों को बहुत जल्दी क्या करता है, ग्रैब कर लेता है और वो सारी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल छप जाती है। तो जो इसी थिएटर्स को, इसी साहित्य को, कला को, डांस वगैरह को सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्ल्ड थिएटर्स डे मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 27 मार्च को ये मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? ITI जो है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। ITI का फुल फॉर्म क्या है? ये ITI है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूशन। तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या है, वर्ल्ड थिएटर्स डे मनाया जाता है। एक तो हो गई आपकी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूशन, साथ के साथ में यूनेस्को, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये पूरा दिन सेलिब्रेट करते हैं। थिएटर को सेलिब्रेट करते हैं, फिल्मों को, कला को, ये सब चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1948 में स्थापना हुई थी। और इस साल का ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो कि 27 से 29 मार्च तक वर्ल्ड थिएटर डे के उपलक्ष्य में क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम चलने वाला है। और इसमें इस साल जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जो जॉन फासे जी हैं, साहित्य के क्षेत्र में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उनको इस साल क्या है, विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित भी किया जा रहा है। साथ के साथ में क्या किया जा रहा है, इनके साथ मिलकर के पूरा ये वर्ल्ड थिएटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट डेज़ में आपसे पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। और इस साल नोबेल का शांति पुरस्कार जो है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो जॉन फासे जी को मिला हुआ है, इसलिए हमने इस डे को क्या किया, यहाँ पर चर्चा की और आपसे प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो क्या है न्यूज़? पहली न्यूज़ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ऐतिहासिक संकल्प अपनाया है। अभी आपको पता होगा ये न्यूज़ की हाल ही में पिछले साल जो ऋषि सुनक जी हैं, यानी कि ब्रिटेन है, उसने एक ब्लेचले घोषणा पत्र ऑर्गेनाइज किया था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही था। उसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ब्लेचले घोषणा पत्र क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत लाभकारी है आज के हमारे डे टू डे लाइफ में टेक्निक को लेकर के, लेकिन उसके क्या नेगेटिव या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसको देखने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए ब्लेचले घोषणा पत्र लाया गया था। पिछले साल की ये बात है। तो उसी से रिलेटेड है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने भी AI के लिए क्या किया है, एक तरीके का संकल्प पारित किया है, जिसमें वो क्या करेंगे, लगभग इसमें 120 देश हैं और ये 120 देश मिलकर के AI को कैसे सही चीज़ों के लिए यूज़ करना है, इस पर ध्यान देंगे। इस टेक्नोलॉजी को और कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ के साथ ये इसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए। ऐसा होता है ना, आपने रोबोट चिट्टी वाली मूवी देखी होगी कि जब वो चिट्टी रोबो होता है तब तक तो वो अच्छे काम करता होता है, लेकिन जब उसमें मानव की तरह फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, ऐश्वर्या राय जो हीरोइन होती है उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, तो क्या करता है वो अपने जिस साइंटिस्ट ने उसको बनाया होता है उसको तक मारने के लिए उतारू हो जाता है। तो चिट्टी रोबो वाली चीज़ आप रिकॉल कर लीजिए। अगर AI जो है, मशीन है फिलहाल में, अगर उसने मानव के लिए, मानव के लेवल पे बहुत सारे काम कर रहा है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आजकल ये AI नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसमें भी वैसे ही फीलिंग्स डेवलप्ड हो गई या इसके सिस्टम में कोई ऐसी गड़बड़ी आ गई, इसका दिमाग जिस दिन खिसक गया उस दिन ये पूरा क्या कर सकता है, देश का विनाश कर सकता है। तो AI को कैसे सही तरीके से यूज़ करना है, कैसे उसका
बढ़ावा देना है, साथ के साथ उसको एक सही दिशा में यूज़ करना है। उसके लिए ये पूरा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है, संकल्प अपनाया है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न बन सकता है। बाकी जो भी आगे न्यूज़ होगी यही होगी कि संकल्प के बारे में पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या है कि एआई के विकास और उपयोग के लिए वैश्विक नियामक ढांचा बनाया जाएगा। साथ के साथ में क्या किया गया, सभी देशों को एआई के लाभों तक समान पहुंच हो, इसके लिए भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो एआई को कैसे यूज़ करना है ये भी, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना है कि कई विकसित देश या अल्प विकसित देश पीछे रह जाते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, तो वो विकसित देशों के साथ जो विकासशील देश और अल्प विकसित देश हैं ये भी क्या करें, कदम से कदम मिला करके चलें। इसके लिए क्या है, एआई को सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये पूरा संकल्प पारित किया गया है। और भी इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो वही होंगी कि एआई का कैसे हम सही से उपयोग कर सकते हैं। अब हम पहले यहाँ पर हमने देख लिया कि यूएनजीए ने ये पूरा संकल्प पारित किया है, तो हमारे एग्जाम में यूएनजीए से प्रश्न बन सकता है आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यूएनजीए के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में क्या है, इसकी स्थापना हुई है 1945 में और ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में काम करती है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है और वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। साथ के साथ में क्या है, ये काम क्या करती है, तो मुख्य रूप से जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं वो सारे के सारे नीति निर्धारक होते हैं और कैसे बेटरमेंट किया जा सकता है हर एंगल से उस पर ध्यान देते हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। इसमें स्थायी जो देश इसमें सदस्य नहीं होते हैं उनको क्या है, टाइम के लिए क्या है, पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया जाता है या अस्थायी सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। और 2021 से लेकर मतलब 2 साल के लिए इंडिया को अभी हाल ही में इसका सदस्य बनाया गया था, अस्थायी सदस्य। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, एक तरीके से ऐसा संगठन है जो नीति निर्धारण में काम करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई है, 1945 में हुई है और ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और हाल ही में इसने क्या किया है, एआई के लिए एक संकल्प पारित किया है। ये हुई आज की न्यूज़ इससे रिलेटेड। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट आई है। जल एक ऐसी समस्या है जिससे हर देश क्या है, प्रभावित है और अभी फिलहाल में रिसेंट कुछ दिनों में आपने इंडिया के रिगार्डिंग भी सुना होगा, बेंगलुरु वगैरह का क्राइसिस, वाटर क्राइसिस। और नॉट ओनली बेंगलुरु, सब पूरी इंडिया में जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डिक्रीज हो रहा है। तो पानी से रिलेटेड एक विश्व जल विकास रिपोर्ट आई है। पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात की गई है इस जल विकास रिपोर्ट में। तो क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको पूरा रिपोर्ट को लॉन्च किया है और इसका थीम क्या है, इसका थीम है भूजल अदृश्य खजाना। तो भूजल को यानी कि ग्राउंड वाटर को एक अदृश्य खजाना, एक ट्रेजरी के रूप में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में थीम है और आपसे प्रश्न बनता है कई बार वनडे एग्जाम्स में थीम से रिलेटेड। तो विश्व जल विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको लाया गया है और इसकी थीम क्या है, भूजल अदृश्य खजाना। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, इसमें बोला गया है कि भूजल दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और दुनिया की 80% जो आबादी है वो पानी पर निर्भर करती है, ये बात बोली गई है। साथ के साथ में उसमें सबसे ज़्यादा कृषि और उद्योगों के लिए पानी का प्रयोग होता है। इसमें कुछ ऐसे मुख्य रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु हैं, लेकिन ये भी बात बोली गई है कि अब जो भूजल स्तर है वो तेज़ी से घट रहा है और इसकी दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसका कारण क्या बताया गया है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक उनका दोहन हो रहा है। इस वजह से क्या है, ये भूजल स्तर डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बात की गई है कि भूजल का संरक्षण कैसे किया जाना है। तो भूजल संरक्षण और उसका टिकाऊ उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए कदम उठाने के लिए भी ये बात करता है। अब देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल डाटा कि जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान में ताज़े जल की खपत कितनी है, 70%। और आपने देखा होगा कि जो हमारा 100% अगर महासागर है तो उसमें पानी के लेकर के बहुत पीने योग्य पानी कुछ 2 से 3% ही है, बाकी जो क्या है सलाइन वाटर है और उसकी खपत कितनी है, 70% है ना। आप देखेंगे कि पूरा विश्व भूगोल में 70% तो महासागर है, उसके बाद जो बच जाते हैं नदी, तालाब, झील वगैरह आते हैं, उनमें भी पीने योग्य पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, अंडर 10% ही मिलेगा, लेकिन उसकी खपत कितनी है, 70% के अराउंड। चुनौती क्या है कि 2030 तक सभी के लिए जल से संबोधित सतत विकास लक्ष्य SDG 6 हमने एक टारगेट रखा हुआ है। SDG जो है वो सतत विकास गोल यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक, 2030 तक का। और इसमें कुछ 17 गोल्स की बात की गई है। इन 17 गोल्स को अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि पुअर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनसे रिलेटेड 17 गोल्स रखे गए हैं। और इसमें क्या बात की गई है कि 2030 तक SDG 6 में बात की गई है साफ पानी और सैनिटेशन की,
यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन SDG 6 बात करता है। SDG से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वाटर वाला टॉपिक SDG में SDG 6 में आता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और इसके पूरे संरक्षण की बात की गई है। साथ के साथ इसमें ये बताया गया है कि जो भारत है वो पूरा विश्व के 3 हॉट स्पॉट हैं, उनमें से एक है पानी के जोखिम के मामले में। तो भारत में भी जल संकट बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा संकट है। अब जल का शांति और समृद्धि से क्या संबंध है भैया? जल जब रहेगा, जल संकट नहीं रहेगा, सभी को पानी वानी मिलेगा सही शॉट, उनकी ज़िंदगी सही शॉट चलेगी, तो वो एक दूसरे का माथा नहीं फोड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कई घर परिवार में आपस में मोहल्ले वगैरह में पानी के लिए बहुत लड़ाई वगैरह होती रहती है। तो इस बार जल को शांति और समृद्धि से जोड़ा गया है, सो दैट क्या हो, लोगों में अवेयरनेस आए इस चीज़ को लेकर के कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है पेरिस 2024 ओलंपिक में शरथ कमल को ध्वजवाहक और मैरी कॉम को सेफ डे मिशन के रूप में चुना गया है। तो यहाँ से आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक 2024 का होने वाला है, उसमें जो ध्वजवाहक कौन है, तो शरथ कमल जी ध्वजवाहक है, और मैरी कॉम को क्या पद दिया गया है, सेफ डे मिशन का पद दिया गया है मैरी कॉम को। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसने 21 मार्च को ये घोषणा की है कि जो पेरिस 2024 का ओलंपिक होने वाला है उसमें हमारे यहाँ से शरथ कमल जी क्या होंगे, ध्वजवाहक होंगे। साथ के साथ मैरी कॉम जी सेफ डी मिशन के रूप में नामित की गई हैं। अब इसमें क्या बात कही है, कमल ने जो है, शरथ कमल को क्यों चुना गया, इसके लिए कि कमल ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन ये कर रहे हैं कमल। शरथ कमल किस खेल से आते हैं, तो टेबल टेनिस से आते हैं, और लगभग 10 बार से ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत रहे हैं, इसलिए इनको क्या है, इस पद पर दिया गया है, इसको ध्वजवाहक इनको बनाया गया है। और MC मैरी कॉम के बारे में तो हर कोई जानता है, हमारे यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में मुक्केबाजी में है, ये लगातार इन्होंने कई सारे गोल्ड्स वगैरह जीते हैं, विश्व खिताब जिताया है भारत को। तो मैरी कॉम को कौन नहीं जानता, इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है। तो सेफ डे मिशन के रूप में मैरी कॉम को चुना गया है ओलंपिक पेरिस 2024 के लिए। साथ के साथ शरथ कमल जी जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है, उनको किसके लिए जो चुना गया है, ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये हुए कुछ आपके पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें कुछ और फैक्ट है, जैसे कि गगन नारंग जी को पेरिस ओलंपिक के लिए शूटिंग ग्राम संचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जब ये स्टार्ट होगा पूरा ओलंपिक, तो फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल में ये जो न्यूज़ है उसको भी आपको जानना चाहिए। इस तरीके से आपसे नाम पूछ लेगा स्पोर्ट्स का, और साथ के साथ में वो कौन से खेल वेल से संबंधित है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो गगन नारंग जी क्या है, इनको शूटिंग ग्राम संचालन का प्रमुख बनाया गया है। ध्वजवाहक कौन है, शरथ कमल जी हैं, और मैरी कॉम को क्या बनाया गया है, सेफ डे मिशन बनाया गया है। तो ये हुई कुछ बात। आज के लिए इतना ही, न्यूज़ बहुत कम है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, और कल जो हम आएंगे तो और भी बहुत सारे न्यूज़ लेकर के आएंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा फेस्टिवल के मूड में आप पढ़ाई का मन नहीं कर रहा होगा, फिर भी थोड़ा बहुत डे टू डे हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलता रहे, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, और एकदम से आपको क्या है, आने के बाद ऐसा न लगे कि 2-3 दिन का ब्रेक आपका 5-6 दिन और आगे बढ़ गया है ना। तो इसलिए हम थोड़ा टाइम पे, बिल्कुल हमने ब्रेक नहीं लिया हुआ है फेस्टिवल के टाइम पे, और आपके लिए सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सो दैट आपकी पढ़ाई क्या है, कहीं से भी ब्रेक ना हो। तो आई होप आप लोगों को आज का करंट अच्छा लगा होगा। चलिए फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, खूब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।